Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 3 of class 6th history. The name of this chapter is In the Earliest Cities. इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कंट्री की सबसे पुरानी सिटीज़ के बारे में जो कि नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो डेवलप हुई थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे मूव करने से पहले हम जो है उन्हीं पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा सिटीज़ के बारे में, ये जो सबसे पुरानी हमारी कंट्री की सिटीज़ हैं, सबसे पहली जो सिटीज़ हैं इनका नेम रखा गया हड़प्पन सिटीज़। क्यों जो है इनका नेम हड़प्पन सिटीज़ रखा गया और कैसे इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। नियर अबाउट 100 ईयर्स अगो पंजाब का वो एरिया जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाने का काम शुरू किया गया और जो इंजीनियर इस वर्क में लगे हुए थे उन्हें वहाँ पर उस एरिया में बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक्स मिली और बहुत ही बिग्ड मीन्स बहुत अच्छी ब्रिक्स मिली। इन ब्रिक्स को देखकर उन्होंने फील किया कि भाई हाँ, ये तो हमें रेडीमेड मटेरियल मिल गया है और इसकी हेल्प से हम रेलवे ट्रैक को बड़ी जल्दी से बना सकते हैं। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने वहाँ से बहुत सारी ब्रिक्स निकाली और रेलवे लाइन पर बिछा दी और उस वर्क को बहुत ईजिली और बहुत जल्दी से किया। सो इस तरीके से वहाँ हड़प्पन सिटीज़ की कुछ जो बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय द इंजीनियर्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। ओके, एंड आफ्टर दैट उसके 20 ईयर्स बाद मीन्स आज से 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट को इन साइट्स के कुछ एविडेंसेस मिले। उन एविडेंसेस को उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फाइंड आउट किया कि ये हमारी कंट्री की सबसे पहली डेवलप हुई सिटीज़ हैं। और सभी एविडेंसेस को फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने जो है इन सिटीज़ को नेम दिया हड़प्पन सिटीज़। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल था। इन सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट जो वेस्ट में होता था वो ऊपर की साइड और छोटा होता था, और जो ईस्ट वाला जो पार्ट था वो बड़ा था और नीचे की साइड था। वेस्ट वाले पार्ट को आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटेडल का नेम दिया है और ईस्ट वाले पार्ट को उन्होंने जो है लोअर टाउन कहा है। सिटेडल में आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्पेशल टाइप का टैंक मिला है और इस टैंक को आर्कियोलॉजिस्ट ने नेम दिया है ग्रेट बाथ का। ये जो टैंक था वो ब्रिक्स का बना हुआ होता था और इसके ऊपर जो है प्लास्टर की परत चढ़ाई जाती थी। देन प्लास्टर के बाद इसके ऊपर तार की एक और लेयर चढ़ाई जाती थी ताकि कहीं से भी पानी की लीकेज ना हो। इसके अंदर जो पानी भरा जाता था वो कुओं से भरा जाता था। देन इसके दोनों तरफ स्टेयर्स होती थी इसके अंदर जाने के लिए। नीचे की साइड जो है कुछ ड्रेन्स होती थी ताकि जब इसको खाली करना हो तो इजीली इसको खाली किया जा सके। ओके, एंड आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि डेली बेसिस पे इसका यूज़ नहीं होता होगा, इसका यूज़ जो है कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर ही होता होगा। इसके बाद कुछ सिटीज़ जैसे कि कालीबंगम और लोथल जैसी सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट को जो है कुछ फायर एल्टर्स मिले हैं। प्रोबेबली इनका यूज़ जो है सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए किया जाता होगा। सेक्रीफाइस मीन्स यज्ञ को करने के लिए किया जाता होगा। दूसरी कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस यानी कि स्टोर हाउसेस मिले हैं एंड प्रोबेबली इन स्टोर हाउसेस में जो है फूड को, ग्रेन को ही स्टोर किया जाता होगा। ओके, नेक्स्ट है हाउसेस, ड्रेन्स एंड सिटीज़ इन स्ट्रीट्स। इन सिटीज़ में बने हुए घर, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स कैसे होते थे। अगर हम हाउसेस की बात करें तो हाउसेस जनरली 1 स्टोरी या 2 स्टोरी होते थे। हाउसेस के बीच में कोर्टयार्ड होता था और इनके चारों तरफ जो है रूम बनाया होता था। हर एक घर में जो बाथिंग एरिया होता था वो सेपरेट होता था और उसके साथ एक वेल भी होता था, कुआं भी होता था जहाँ पर बाथिंग एरिया के लिए पानी लिया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट को अकेले मोहनजोदारो में ही नियर अबाउट 700 वेल्स मिले हैं। ओके, देन इसके बाद अगर हम ड्रेन्स की बात करें कि ड्रेन्स का सिस्टम वहाँ पर क्या था। ड्रेन्स को सीधा जो है बनाया जाता था नालियों में, गलियों में, एंड उसको जो है कवर कर दिया जाता था ऊपर से। ओके, देन घरों का जो प्लानिंग होती थी, घरों का जो मैप होता था वो इस तरीके से बनाया जाता था कि घरों के ड्रेन्स जो है वो स्ट्रीट्स वाली ड्रेन्स के साथ इजीली अटैच हो सके। इन ड्रेन्स में एक हल्का सा स्लोप दे दिया जाता था ताकि पानी कहीं पर भी ना रुके, पानी इजीली जो है मूव करता रहे। क्योंकि इन ड्रेन्स को ऊपर से कवर कर दिया जाता था इसीलिए इनके इंस्पेक्शंस के लिए इन ड्रेन्स के एंड में या फिर स्ट्रीट के एंड में जो है एक मेन होल बना दिया जाता था कि अगर कहीं पर किसी भी टाइम गली चौक हो रही है, ड्रेन चौक हो रही है तो उसको अपनी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर सकें। और जो गलियाँ होती थी वो इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काटती हुई होती थी। एक स्पेशल प्लानिंग के साथ ये गलियाँ बनाई जाती थी। मीन्स चाहे वो गलियाँ हैं, ड्रेन्स हैं, हाउसेज हैं, हर एक चीज़ जो है इन सिटीज़ में एक स्पेशल प्लानिंग के साथ बनाई जाती थी। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटी। प्रोबेबली हड़प्पन जो सिटीज़ थी वहाँ पर लोगों की लाइफ बड़ी बिजी रहा करती होगी। पहला थिंग तो ये जो स्ट्रीट्स थी,
हाउसेस थी, ये हर एक चीज़ जो है प्लानिंग के साथ बनाई जाती थी। तो कुछ लोग तो उनकी प्लानिंग में ही बिजी रहते होंगे और प्रोबेबली वो कौन होते होंगे, रूलर्स हुआ करते होंगे। ओके, इसके साथ साथ जो रूलर्स थे वो आम लोगों को जो है दूसरे दूर के प्लेसेस पर भेजा करते होंगे, जो थिंग्स उनके प्लेस पर अवेलेबल नहीं है उनको लाने के लिए, जैसे कि मेटल है या फिर प्रेशियस स्टोन है या फिर दूसरी चीज़ें जिनकी उनको ज़रूरत होती थी, उन चीज़ों को लाने के लिए वो दूसरे प्लेसेस पर उन लोगों को भेजा करते होंगे। और जो वैल्यूएबल थिंग्स थी लाइक गोल्ड है और सिल्वर है, इनसे बनी हुई जो चीज़ें होती थी प्रोबेबली रूलर्स जो है अपने पास ही रखा करते होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो स्टोन, सील्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की बनी हुई मिली हैं। ओके, इसके साथ साथ मैन और वीमेन जो है क्राफ्ट पर्सन्स भी हुआ करते थे। क्राफ्ट पर्सन्स में ये अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई ये अपनी क्राफ्टिंग का वर्क जो है अपने घरों में करते थे या फिर उनकी कोई वर्कशॉप होती थी, ये अभी तक भी क्लियर नहीं है। हाँ, ये लोग दूर के प्लेसेस पर जाते थे, वहाँ से सामान लेकर आते थे, सामान के साथ साथ उन प्लेसेस की कहानियाँ भी अपने साथ लाते थे, यानी कि उन प्लेसेस में किस तरीके से कस्टम्स, रिलीजियस क्या कुछ फॉलो किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी अपने साथ लाते थे और अपने प्लेस पर आकर इन चीज़ों को वो कई बार फॉलो भी करते हैं थे। बहुत सारे टॉयज़ यहाँ पर मिले हैं टेराकोटा से बने हुए। टेराकोटा क्या होती है, बेक्ड क्ले होते हैं, मीन्स क्ले को बेक कर दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टेराकोटा। ओके, बहुत सारे टॉयज़ यहाँ पर देखने को मिले हैं। यू कैन सी दीज आर द टॉयज़ मेड ऑफ टेराकोटा। और ये सील है जो कि मोस्टली मोहनजोदारो में, हड़प्पन सिटीज़ में पाई गई है। इस सील पर एक एनिमल को कार्व किया जाता था। देन जो है कुछ स्क्राइबर्स होते थे, स्क्राइबर्स मतलब ऐसे लोग जो स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं, वो इन सील्स के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। ये स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा हुआ है ये अभी तक भी क्लियर नहीं है, डिसिफर नहीं है, बट हाँ आर्कियोलॉजिस्ट इसको फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक ये नहीं पता चला है कि भाई हाँ इनके ऊपर क्या लिखा हुआ था। नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब जो पुरानी सिटीज़ थी जो नियर अबाउट 800 ईयर्स को, यानी कि जो विलेजेस थे वहाँ पर जो क्राफ्ट यूज़ किए जाते थे, ऐसे क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा अलग क्राफ्ट हड़प्पन सिटीज़ में देखने को मिली है। यहाँ पर ये क्राफ्ट बनाए भी जाते थे और इनको यूज़ भी किया जाता था। मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो स्टोन, शेल और मेटल, जिसमें कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर इंक्लूड है, इनकी बनी हुई मिली हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट, वेजल्स बनाने के लिए किया जाता था एंड गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ जो है ऑर्नामेंट्स और वेजल्स बनाने के लिए किया जाता था। परहैप्स ये जो चीज़ें हैं इनसे बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स बनाए जाते थे, मतलब स्टोन से ही बनाए जाते थे। जो हड़प्पन्स होते थे वो एक सील बनाते थे, जो हमने अभी देखी, ये रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, उसके ऊपर एक एनिमल को कार्व किया जाता था और कुछ लिखा जाता था बहुत ही सुंदर तरीके से। क्या लिखा गया है इट इज़ नॉट क्लियर। नाउ कॉटन हमने अपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि मेहरगढ़ में नियर अबाउट 7000 ईयर्स अगो कॉटन को यूज़ किया जाने लगा था, उससे जो है कपड़े बनाने शुरू हो गए थे। यहाँ पर हड़प्पन सिटीज़ में भी आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़ों के कुछ साइंस मिले हैं, हालांकि कपड़े नहीं मिले हैं, हाँ इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लाइक एक सिल्वर वाज के ऊपर कपड़ा चिपका हुआ मिला है, कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ कपड़े चिपके हुए मिले हैं। इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर स्पाइंडल वॉल्स भी मिले हैं। स्पाइंडल वॉल्स वो थिंग होती है जिसकी हेल्प से कॉटन को कपड़े में या फिर धागे में चेंज किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि भाई हाँ ये लोग कपड़े से फेमिलियर हो चुके थे, कपड़े का यूज़ किया करते थे। ओके, और ये जो स्पाइनल वॉर्स हैं वो फाइंस और टेराकोटा की बनी हुई मिली हैं। फाइंस जो है एक नेचुरल मेटल नहीं होता है, नेचुरल मटेरियल नहीं है, इसको जो है आर्टिफिशियल वे से बनाया जाता था। टू थिंग्स, सैंड और जो पाउडर्ड क्वार्ट्स होता था, इनका पाउडर लिया जाता था, देन इनको जो है ग्लू के साथ भिगोया जाता था, देन इनकी कोई ना कोई शेप बनाई जाती थी, फिर इसके ऊपर से जो है इसके अंदर बहुत ही ग्लॉसी सरफेस, इसको घिसा के इसका ग्लॉसी सरफेस बना दिया जाता था, फिर इसके ऊपर जो है ब्लू और सी ग्रीन कलर किया जाता था, और फियांस से बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और वेजल्स, छोटे छोटे वेजल्स जो है बनाए जाते थे। ओके, ऐसे काम स्पेशलिस्ट ही करते होंगे, क्योंकि आम लोगों के बस की ये बात नहीं है कि भाई हाँ इतने फाइन वर्क ये कर सके, इतनी फाइन पिक्चर्स और क्राफ्ट को बना सके। सो स्पेशलिस्ट वो पर्सन होते हैं जो किसी ना किसी काम में ट्रेंड होते हैं, तो मे बी इस काम को स्पेशलिस्ट ही किया करते होंगे। अब ये स्पेशलिस्ट मैन थे, वीमेन थे, बच्चे थे या फिर दोनों थे, सब लोग इस ऐसे काम किया करते थे, इट इज़ नॉट क्लियर, बट हाँ ये सारे काम स्पेशलिस्ट की हेल्प से ही किए जाते थे। ओके, तो यहाँ तक हम जो है अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, आगे वाले पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, तो सारी चीज़ें, सारा का सारा मटेरियल तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह पर हमें अवेलेबल हो सके, तो ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल को पाने के लिए दूसरे प्लेसेस पर जाया करते थे। रॉ मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जो या तो नेचुरली हमें मिल जाते हैं, जैसे कि वुड हैं
और मेटल्स हैं, और कुछ रॉ मटेरियल जो है फार्मर्स या हर्डर्स उनको प्रोड्यूस करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल कॉटन है, कॉटन को फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, उसकी हेल्प से जो है क्लॉथ बनाया जाता था। सो बहुत सारे मेटल्स उनको हड़प्पन्स को लोकली अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन कुछ आइटम्स जैसे कि कॉपर है, टिन है, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन है, इनको ये लोग जो है दूसरे दूर के प्लेसेस पर लेकर आते थे। अब कौन से प्लेस से क्या क्या लेकर आया जाता था? जो कॉपर है वो आज के राजस्थान, ओमान और वेस्ट एशिया से लेकर आया जाता था। आपको ये याद रखना है कि कौन सा मेटल कौन से प्लेस से ये लोग लेकर आते थे। कॉपर राजस्थान, ओमान और वेस्ट एशिया से ये लोग लेकर आते थे। टिन का एक्सपोर्ट ये लोग जो है, टिन जिसको की हेल्प से जो है, जिसको कॉपर में मिक्स करके ब्रॉन्ज में बनाया जाता है, इसको आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लेकर आया जाता था। गोल्ड जो है वो बहुत सारी प्लेसेस से आता था, मोस्टली वो जो है आज के जो कर्नाटका है वहाँ से आता था, और जो प्रेशियस स्टोन होते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। तो ये चीज़ें जो है वो दूसरे प्लेसेस से एक्सपोर्ट किया करते थे। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ये मंगवाते थे। कॉपर राजस्थान, ओमान और वेस्ट एशिया से आता था। जो टिन है वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से आता था। गोल्ड प्रेजेंट डे कर्नाटका से आता था, और जो प्रेशियस स्टोन लाइक रूबी, एमरल्ड एंड सफायर होते हैं वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। ओके, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब इन सिटीज़ में लोगों को खाने का क्या होता था, मतलब लोग क्या खाते थे, क्या वो खुद से ग्रो करते थे या फिर कहीं से मंगवाते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इन सिटीज़ में रहते थे वो मोस्टली पीपल जो है वो सिटीज़ में ही रहते थे। कुछ लोग कंट्री साइड यानी कि गाँव में भी रहते थे। तो जो लोग गाँव में रहते थे वही लोग जो है क्रॉप्स को ग्रो करते थे और एनिमल्स को रेयर भी करते थे। सो ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे ये फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइबर्स और रूलर्स को सिटी में। मीन्स सिटी में रहने वाले लोग जो है फूड को ग्रो नहीं करते थे, गांव में रहने वाले लोग फूड को ग्रो करते थे, और फिर गांव में रहने वाले लोग जो है इन फूड को सिटीज़ में सप्लाई करते थे। अब वी नो फॉर रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रूज। अब जो प्लांट्स के रिमेन्स, प्लांट के बचे हुए पार्ट हड़प्पन सिटीज़ में पाए गए हैं, उन्हीं से हमें पता चला है कि ये लोग किस किस चीज़ की खेती किया करते थे। तो किस किस चीज़ की खेती करते थे? वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सिसमे, लिनसीड और मस्टर्ड की ये लोग खेती किया करते थे। एक नया टूल द प्लो हल, नया टूल क्यों कहा है? देखिए फार्मिंग तो जो है वो 8000 ईयर्स अगो स्टार्ट हो गई थी, नियर अबाउट 8000 ईयर्स अगो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी जो है प्लो के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। प्लो के एविडेंसेस सिर्फ हड़प्पन सिटीज़ में ही मिले हैं, इसीलिए इसको जो है एक न्यू टूल कहा गया है। एक न्यू टूल प्लो, जिसका कि यूज़ ये लोग जो है ग्राउंड को डिग करने के लिए, अर्थ को डिग करने के लिए करते थे। अर्थ को खोदने के बाद उसके अंदर जो है सीड्स को प्लांट कर दिया जाता था। हालांकि रियल जो प्लो था वो कहीं पर भी हड़प्पन सिटीज़ में नहीं मिला है, क्योंकि प्रोबेबली हो सकता है कि ये लकड़ी का बना हुआ हो, और आपको भी पता है कि लकड़ी की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, टाइम के साथ जो है इंसेक्ट्स इसको खा जाते हैं, तो इंसेक्ट्स के द्वारा ये डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो रियल प्लो तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्लो टॉयज़ मिले हैं। मीन्स बच्चों के खेलने के लिए ये लोग ऐसे मॉडल्स बनाते होंगे, तो ऐसे मॉडल जब खिलौने के रूप में बनाते हैं तो डेफिनेटली ये लोग जो है इसका यूज़ करते थे। ठीक है, सो प्लो का यूज़ किया जाता था। ये रीज़न ऐसा रीज़न था जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, तो इरिगेशन के लिए ये लोग जो है कुछ आर्टिफिशियल तरीक़ों का यूज़ करते थे। लाइक पानी को स्टोर कर लेते थे, या फिर कुओं से जो है खेतों में पानी दिया जाता था। ओके, देन हड़प्पन लोग जो है वो कैटल, शीप, गोट और बफलोज को रेयर करते थे। कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे ये लोग? कैटल, शीप, गोट एंड बफलो। वाटर और पास्चर्स जो है वहाँ आसपास के सेटलमेंट के एरिया में अवेलेबल था, लेकिन हाँ जो ड्राई समर मंथ्स होते थे उस टाइम पर एनिमल्स के लिए ग्रास यानी कि जो उनका हरा चारा होता था वो अवेलेबल नहीं होता था। तो उसकी खोज में ये लोग दूर दूर के प्लेसेस पर जाते थे, और जब वो लोग यहाँ दूर दूर के प्लेसेस पर जाते थे तो इसके साथ वो एक फ्रूट को भी गैदर करते थे, और उस फ्रूट का क्या नेम था? बेर। बेर के साथ साथ वो लोग मछलियाँ पकड़ते थे आसपास के जो लेक्स और रिवर्स होती थी वहाँ से, और हंटिंग करते थे किसकी? एंटीलोप की, डियर की हंटिंग करते थे। ओके, सो ये था उनके फूड के बारे में। मीन्स सिटीज़ में रहने वाले लोग जो है फूड को ग्रो नहीं करते थे, गांव में रहने वाले लोग फूड को ग्रो करते थे, फिर वो सिटीज़ में उसको ट्रांसफ़र करते थे, और गेहूँ, जो, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों जैसे ये लोग उगाते थे। हल का यूज़ करते थे। ये ऐसा एरिया था जहाँ पर बारिश अच्छी नहीं होती थी, तो इसीलिए वो जो है आर्टिफिशियल मीन्स का यूज़ करते थे इरीगेशन के लिए, लाइक
बारिश के टाइम पर पानी को इकट्ठा कर लेते थे या फिर वेल्स का यूज़ करते थे। ओके, इसके साथ ये लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरियों जैसे एनिमल्स को रेयर करते थे। आसपास इनको जो है इजीली पानी और ग्रास मिल जाती थी। लेकिन हाँ, जो ड्राई समर मंथ होते थे उस टाइम पर ये लोग अपने एनिमल्स को दूर दूर तक ले जाते थे ग्रास और वाटर की सर्च में। इसके साथ जब ये लोग दूर जाते थे तो वहाँ पर एक फ्रूट को इकट्ठा किया करते थे, फ्रूट का नेम था बेर, एंड वहाँ पर फिशेस को पकड़ते थे और हिरन, एंटीलोप जैसे एनिमल्स का शिकार भी करते थे। नाउ अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स थे उनके बारे में ज़रा ध्यान से देखते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खदिरबेत इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। जो धोलावीरा सिटी है, ये भी हड़प्पन एक सिटी ही थी, वो खदिर लेक रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड थी। गुजरात के रन ऑफ कच्छ के खदिर बेत एरिया में सिचुएटेड थी। वहाँ पर जो फ्रेश वाटर की लेक मिली है और वहाँ की सॉइल जो थी वो फर्टाइल भी थी। जैसे कि हड़प्पन सिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और तीनों पार्ट्स के चारों तरफ है जो है एक मैसिव जो वॉल्स बनाई, स्टोन वॉल्स बनाई गई थी। हर एक वॉल के का जो है एक एंट्रेंस लगा हुआ होता था, यानी कि गेटवे लगा होता था, उसी की हेल्प से लोग जो है अंदर आ सकते थे। एंड देन जहाँ हड़प्पन सिटीज़ में मोहर के ऊपर, मतलब छोटी छोटी सील्स के ऊपर हमें स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिली है, इसके कंपैरेटिवली धोलावीरा में लकड़ी पर या फिर बड़े बड़े स्टोन्स पर स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिली है। ये उनका यूनिक वे था। किससे? दूसरी हड़प्पन सिटीज़ थे लाइक मोहनजोदारो, कालीबंगम और लोथल जैसी सिटीज़ थे। ओके, सिटी ऑफ लोथल वो जो है साबरमती रिवर के किनारे पर सिचुएटेड थी, गुजरात में ही। ये गल्फ ऑफ खंबात के पास थी। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। ये ऐसे एरिया पर सिचुएटेड थी जहाँ पर प्रेशियस स्टोन इजीली अवेलेबल थे। तो इट मीन्स दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोन और सेल से बनी हुई चीज़ों का एक स्टोर हाउस यहाँ पर मिला है। बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स यहाँ पर मिली हैं और यहाँ पर एक स्टोर हाउस मिला है जिसमें बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स मिली हैं। एक ऐसी बिल्डिंग भी मिली है जहाँ पर इन बीड्स की वर्कशॉप, शायद वो इन बीड्स की वर्कशॉप थी। मीन्स बीड्स से स्टोन्स के छोटे छोटे पीसेज वहाँ पर मिले हैं, हाफ बने हुए बीड्स मिले हैं, यानी कि जब उनको बनाया गया मे बी वो जो है किसी न किसी रीज़न से टूट गए होंगे। और बीड्स को बनाने के टूल्स मिले हैं, कुछ जो है फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। इट मीन्स प्रोबेबली वहाँ पर क्या होगा, ये एक वर्कशॉप होगी जहाँ पर बीड्स को तैयार किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है सील्स एंड सीलिंग्स। अभी हमने जो है सील को देखा। सील पर क्या होता था, एक एनिमल को कार्व किया जाता था, देन यहाँ पर जो है कुछ लिखा जाता था। ओके, अब इन सील्स का आखिर ये लोग यूज़ किस में करते थे? जब भी सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाता था तो उनको बड़े बड़े बैग्स में भर दिया जाता था। बैग्स के मुंह को बंद कर दिया जाता था और उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। फिर गीली मिट्टी के ऊपर जो है ये सील्स लगा दी जाती थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ ये सील लगी हुई है, आप देख सकते हैं। वो एनिमल जो हमने सील पे देखा तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सील्स यहाँ पर लगा दी जाती थी। जिसके पास ये सामान पहुंचना होता था वो कैसे चेक करता था कि भाई हाँ, सामान के साथ कोई छेड़खानी की गई है या नहीं की गई है। अगर ये सील टूटी हुई मिलती थी तो उसका सामान सेफ नहीं होता था, लेकिन हाँ, ये सील एज इट इज़ मिलती थी तो इट मीन्स उसका सामान सेफली उसके पास पहुंचा है, किसी तरह की कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं की गई है। इट मीन्स सील्स का जो यूज़ करते थे वो रूलर्स ही करते थे अपने सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। नाउ द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई हाँ, सिटीज़ में क्या क्या होता था, किस तरह के घर बनाए जाते थे, किस तरह की स्ट्रेन्स ड्रेन्स बनाई जाती थी, रूलर्स क्या करते थे, आम लोग क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स क्या करते थे, वहाँ पर फूड किस तरह का अवेलेबल होता था, कौन कौन से एनिमल्स को ये लोग रेयर करते थे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब सिटीज़ का एंड किस तरीके से हुआ, इन सिटीज़ का एंड जो है आज तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, रहस्य बना हुआ है। मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट आज तक भी फाइंड आउट नहीं कर पाई हैं भाई इन सिटीज़ का आखिर एंड कैसे हुआ। तो कैसे हुआ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ नॉट द स्पेसिफिक रीज़न कि भाई हाँ ऐसे ही इन सिटीज़ का एंड हुआ होगा। बट हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ अनुमान लगाए हैं कि अराउंड 3900 ईयर्स अगो एक मेजर चेंज जो है इन सिटीज़ में आना स्टार्ट हो गया। क्या चेंज आना स्टार्ट हुआ, इन सिटीज़ में लोगों ने जो है रहना बंद कर दिया था। जो राइटिंग, सील्स और वेट होती थी उनका यूज़ बंद हो गया था। जो रॉ मटेरियल दूर दूर से यानी कि ओमान से भी मंगवाया जाता था वो मंगवाना बंद हो गया था। मोहनजोदारो में हर जगह कहीं कहीं पर
क्या गार्बेज पाइल यानी कि कूड़े के लगे हुए ढेर मिले गलियों में, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया था, नए घर बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ये नए घर इतने इंप्रेसिव नहीं थे जितने कि पुराने थे। मीन्स इनको प्लानिंग के साथ नहीं बनाया जाता था, ये छोटे छोटे टूटे फूटे से घर हुआ करते थे। ओके, इवन जो स्ट्रीट्स थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हुआ होगा, आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक श्योर नहीं है, हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि भाई ये सब क्यों हुआ होगा, लेकिन फिर भी स्कॉलर्स ने इसके कुछ रीज़न सजेस्ट हमें किए हैं। उनका क्या मानना है कि शायद नदियाँ सूख गई होंगी, दूसरों का मानना है कि शायद डिफोरेस्टेशन हो गया होगा, और डिफोरेस्टेशन होने के बाद क्योंकि वो लोग ब्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपनी सिटी को बनाने में, और ब्रिक्स को पकाने के लिए उनको जो है ट्रीज़ की ज़रूरत थी, लकड़ी की ज़रूरत थी, तो डिफोरेस्टेशन होने की वजह से लकड़ी ख़त्म हो गई, तो इसीलिए उन्होंने जो है नई ब्रिक्स वो नहीं बना पाई, शायद इसीलिए जो है ये सिटीज़ अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई होंगी। ओके, शायद जो कॉपर ओर्स यहाँ पर थी वो ख़त्म हो गई होंगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये ऐसे एनिमल्स को रखते थे जो कि ग्रास को ग्रेज करते थे, जैसे कैटल है, शीप है, गॉट है, ये ग्रास को खाते थे, मे भी इन्होंने जो है इन एनिमल्स की जो नंबरिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, और हर जगह जो ग्रास लैंड थी वो ख़त्म हो गई होंगी, मे भी यहाँ पर फ्लड आई होगी। तो बहुत सारे रीज़न स्कॉलर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया है कि भाई इन सिटीज़ का एंड किस तरीके से हुआ। अगर फ्लड आई है या फिर किसी रिवर में पानी सूख गया है तो वो किसी स्पेसिफिक एरिया को जो है इफेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी जितनी भी हड़प्पन सिटीज़ जहाँ जहाँ तक भी फैली हुई थी वो सारी की सारी जो है सेम सिचुएशन में आ गई थी नियर अबाउट 3900 ईयर्स को। मीन्स लोगों ने वहाँ रहना बंद कर दिया, दूर के प्लेसेस में जाने लगे, घर जैसे पहले बनाए जाते थे वैसे नहीं थे, सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया था एक साथ। अब उसका क्या रीज़न हुआ होगा ये हमें अभी तक नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि भाई जो रूलर्स वहाँ पर कंट्रोल किया करते थे उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया, लेकिन इस केस में भी फिर वही है, किसी एक रूलर का कंट्रोल ख़त्म हो सकता है, दो का हो सकता है, लेकिन हर जगह तो नहीं हो सकता है ना। तो हर जगह सेम चीज़ कैसे हैपन हुई। तो कुछ साइट जो सिंध और पंजाब की तरफ थी, जो प्रेजेंट डे में आज पाकिस्तान है, उनको पूरी तरह से छोड़ दिया गया लोगों के द्वारा। बहुत सारे लोग जो है नए और छोटे सेटलमेंट की तरफ, ईस्ट और साउथ की तरफ मूव कर गए, और इस तरीके से जो है इनका एंड होना शुरू हो गया था। ओके, देखो स्पेसिफिक रीज़न हमें नहीं पता है कि भाई हाँ इन सिटीज़ का एंड क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों लोगों ने आखिर इन प्लेसेस को इतने अच्छी तरीके से, इतनी प्लानिंग के साथ बनाई हुई सिटीज़ को छोड़ दिया। इट इज़ नॉट क्लियर टिल नाउ। ओके, देन उसके बाद 1400 ईयर्स लेटर, उसके 1400 ईयर्स लेटर नई नई सिटीज़ इमर्ज होना शुरू हो गई। उनके बारे में हम 5th और 8th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो इन सिटीज़ के बारे में यहीं तक था कि कितने अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ इन सिटीज़ को बनाया जाता था, लेकिन पता नहीं किस रीज़न की वजह से ये सिटीज़ जो है पूरी तरह से एंड भी हो गई। स्कॉलर्स इस चीज़ को अभी तक भी फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। ओके, दैट इज़ अबाउट द चैप्टर। इसके साथ साथ एल्सवेयर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अपने मैप में आपको इजिप्ट को फाइंड आउट करना है। इजिप्ट का मोस्टली जो एरिया है वो डेजर्ट है। हाँ, कुछ एरिया जो नाइल रिवर के किनारे पर है वहाँ पर डेजर्ट नहीं है, वहाँ पर हमें ग्रीनरी देखने को मिल सकती है। नियर अबाउट 5000 ईयर्स अगो इजिप्ट में जो किंग्स थे वो रूल किया करते थे। ये किंग जो है अपनी आर्मीज़ को दूर दूर के एरिया पे भेजते थे गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रेशियस स्टोन्स को लाने के लिए। वो बड़े बड़े टॉम्स भी बनाते थे जिनको हम पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। यू कैन सी दीज आर द टॉम्स विच आर नोन एज पिरामिड्स। जब राजाओं की डेथ हो जाती थी तो इन पिरामिड्स में राजाओं की बॉडीज़ को बरी कर दिया जाता था, उनको प्रिजर्व रखा जाता था। मीन्स यहीं पर उनको बरीड किया जाता था। सिर्फ राजा की डेड बॉडी को ही इसमें बरी नहीं किया जाता था, उसके साथ और भी बहुत सारा सामान रख दिया जाता था, जैसे कि उसके साथ जो है कुछ खाने की चीज़ें, कुछ पीने की चीज़ें, उसके क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किंग को जो स्पेशली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पसंद होता था वो उसके साथ रख दिया जाता था, वेपन्स, एनिमल्स, और कई बार तो जो किंग के जो सर्विंग मैन और वीमेन होते थे उनको भी किंग के साथ बरीड कर दिया जाता था। ओके, देन ये सब देखने से ऐसा लगता है कि भाई हाँ इजिप्ट में जो बैरियल का सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा वेल्दी सिस्टम था। मतलब इन लोगों के पास बहुत पैसा था और डेथ के बाद लोगों के साथ ये जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें रखते थे। मीन्स जब राजाओं की बॉडी को बरी किया जाता था, यहाँ पर दफनाया जाता था, तो इनके साथ ये बहुत सारा सामान रखा जाता था और इन बॉडीज़ को कहा जाता था मम्मी। ओके, डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर द डेथ? क्या आपको लगता है कि इन किंग्स को डेथ के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत होगी? डू यू थिंक? आई थिंक नॉट।
मुझे नहीं लगता कि भाई हाँ डेथ के बाद किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। बट हाँ, ये हमने पिछले अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जब हम मेहरगढ़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि पहले टाइम पर लोगों को लगता था कि भाई हाँ डेथ के बाद सीधा एकदम से नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और जब किसी की भी नई लाइफ स्टार्ट हो तो उसको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रख दी जाती थी। ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। लेकिन हाँ, डेथ के बाद किसी भी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग बन जाता है। ओके, उसकी सोल जो है उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई थिंक यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द अर्लीस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री. Please let me know in the comment section. Like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.